नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे उससे पहले हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 400 रुपए से ज्यादा नीचे है। 48,890 के आसपास ट्रेड हो रहा है और चांदी में भी करीब 750 रुपए तक की गिरावट दिख रही है। 65,000 रुपए तक भाव फिसल चुका है। तो गोल्ड और सिल्वर यहां पर गिरावट जारी है। सवाल यह है कि क्या आज शाम के कारोबार में ये गिरावट और बढ़ेगी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यम, चॉइस ब्रोकिंग के, हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के, और सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल हिमांशु गुप्ता जी आपसे होगा, क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड की कीमतों में गिरावट और बढ़ सकती है, और इस लेवल पे क्या शॉर्ट करना चाहिए या रुकना चाहिए? क्या सुझाव आपका? शुक्रिया मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर चार्ट सेटअप है वो थोड़ा सा कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। और शाम के सेशन का अगर एक ट्रेडिंग व्यू लिया जाए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर बिकवाली की पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर मैं सिर्फ इंट्राडे के लेवल्स की बात करूं मृत्युंजय जी, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स लगभग 48,900 48,950 इस रेंज में यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। आज का जो हाई है 49,050, इसके ऊपर का एक छोटा सा 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा लगभग, वो स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं। और 48,600 तक के टारगेट मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर गिरावट आती है तो वहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर नजरिया मृत्युंजय जी 2 से 4 दिनों का है तो मुझे लगता है कि 49,100 और 49,200 इस रेंज में शॉर्ट किया जाए और 49,400 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर 48,600 और 48,000 तक के टारगेट्स के लिए गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। अच्छा, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। सुनंद, आपका क्या व्यू है? क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड में आज शॉर्ट करके ही चला जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, मेरा राय भी सेम जैसा ही रहेगा हिमांशु जी की तरह। मेरा रिकमेंडेशन सेलिंग का भी है। 48,930 के लेवल्स पे सेलिंग करके चलना चाहिए, और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 49,130 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख के चलिए। और टारगेट जैसा कहना चाहता हूँ तो मेरा टारगेट है 48,530 लेवल तक। ओवरऑल ट्रेंड तो मेरा भी मानना है बेरिश है, क्योंकि आज एक्सपेक्टेंसी है कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज भी ला सकता है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो काफी कमजोरी की तरफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात करें तो यील्ड का भी देखेंगे तो यील्ड में यूएस का जो 10 ईयर यील्ड में काफी अच्छा स्ट्रेंथ मिल रहा है। और एक और खास न्यूज आज शाम के कारोबार के लिए जो हम देख सकते हैं कि फेड का भी एक स्पीच होने वाला है जहाँ पे चेयरमैन जी पॉवेल जी बात करने वाले। तो इन सब तीनों चीजों का नजर पे रखते हुए है गोल्ड में और दबाव देखने को मिल सकता है। तो अच्छा। मेरा राय भी सेलिंग की तरफ ही रहेगा। ओके, तो आपकी राय भी गोल्ड में बिकवाली की है। दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आज शाम के लिए आप गोल्ड बेच सकते हैं, लेकिन आप बेचें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड ना करें, क्योंकि कई बार मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है तो स्टॉप लॉस आपको जोखिम से बचाता है, इसका ध्यान रखें। ये तो बात हो गई गोल्ड की। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी में भी गिरावट करीब 750 रुपए की है। हिमांशु जी, चांदी पर आपका कमेंट क्या होगा? बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर, बिल्कुल ताजा भाव पर चांदी में किस तरह का ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, सेटअप यहाँ पर भी काफी वीक है और आज क्योंकि एक बड़े गैप डाउन के साथ चांदी भारतीय बाजारों में खुला है, तो ऐसा हो सकता है कि यूएस मार्केट की ओपनिंग के टाइम एक रिबाउंड देखने को मिले। उस रिबाउंड पर मुझे लगता है कि शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। करंट भाव 65,300 का है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल 65,300 65,400 के रेंज में यहाँ पर शॉर्ट बनाएं। 65,650 का एक मृत्युंजय जी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। देखिए मृत्युंजय जी, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि व्यू शॉर्टिंग का है, कमजोर सेटअप है गोल्ड और सिल्वर का ही, लेकिन आप जैसा आपने कहा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं
अगर 65,650 के ऊपर चांदी निकलती है तो आप फिलहाल के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करें और फिर दूसरे अच्छे लेवल्स मुझे लगता है कि मिल सकते हैं शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। बहरहाल इस ट्रेड के लिए मुझे लगता है कि 64,200 तक के भी टारगेट्स डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। 64,200 आप करें कि नीचे में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप नजर रखें। तो चांदी में भी बिकवाली की राय। सुनंद जी, आपका क्या व्यू है? आपको भी लगता है कि चांदी में शॉर्ट करके ही चला जाए? क्या सुझाव आपका सिल्वर के ऊपर? जी हाँ, मेरा चांदी में भी बिकवाली की सलाह देखने को मिलेगी। मेरा राय भी थोड़ा सा राइस में भी मैं एक्सपेक्टेशंस देखूंगा। यूएस मार्केट के ओपनिंग पे मेरा एक्सपेक्टेंसी ये 65,400 65,500 के आसपास वो एक अच्छा लेवल है सेलिंग के लिए। और टारगेट आज का जो लो लेवल है 65,000 के लेवल्स पे आप रख सकते हो। स्टॉप लॉस अगर रखना चाहते हो तो मेरा भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही होगा 65,750 के आसपास। तो मेरा राय भी बिकवाली की तरफ ही रहेगी। ठीक है, तो आपकी राय भी आप कह रहे हैं कि शॉर्ट करके ही चलना ठीक रहेगा। दोनों एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि गोल्ड में और सिल्वर में आप शाम के कारोबार में बेचें, शॉर्ट करें, लेकिन शॉर्ट करने के साथ साथ आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना बेहद बेहद ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है वो ये कि सेबी ने इस बार बजट में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स CTT हटाने की मांग की है। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। और ये लिखा है कि CTT की वजह से वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ है कमोडिटी मार्केट का, और CTT से ज़्यादा आमदनी नहीं पर वॉल्यूम 60% तक घट चुका है। इसीलिए ये सिफारिश की गई है सेबी की तरफ से। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा संगठन CPAI कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा इस वक्त फोन लाइन पर हैं। वाधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप लोगों की भी ये लंबे समय से डिमांड है कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाया जाए, और अब जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि सेबी ने भी इस बात की सिफारिश की है। कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार की बजट में? धन्यवाद मृत्युंजय जी। मेरे को बहुत खुशी है कि हमारा रेगुलेटर जो है उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे और एक्सचेंजेस से कि हमारे को अगर इकोसिस्टम कमोडिटी का बढ़ाना है और जो हमारे को आत्मनिर्भर इंडिया और ट्रेड इन इंडिया की बात करनी है तो यहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को हमारे को जरूर सोचना पड़ेगा। तभी हम जो 2004 के अंदर ये एक्सचेंजेस बने थे इनका पर्पस पूरा कर पाएंगे। इसके अंदर जो क्या बाधा आ रही थी ये हमने कई बार डिस्कस करा है मृत्युंजय जी आपसे भी पिछले सालों में कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अच्छा। हम कंपेयर करते हैं, हमने जो सबमिशन दिए हैं उसमें पूरा इलस्ट्रेट करा है कि कॉपर के अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं चाइना में और इंडिया के अंदर तो वो 400 रुपए जो कॉस्ट करता है चाइना में, यहाँ पर कॉस्ट करता है 1440 रुपए गोल्ड के अंदर। तो इसी तरह कई दूसरे जितने भी कमोडिटीज हैं उसके अंदर कॉस्ट ऑफ जो ट्रांजेक्शन है वो काफी है। और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को अगर हम बाइफरकेट करें इसके अंदर 69% जो है वो गवर्नमेंट लेवीज हैं और उसके अंदर भी सबसे बड़ा पार्ट जो है वो CTT का है। तो हमारा सिर्फ सबमिशन ये है इस बार कि इसको रैशनलाइज किया जाए अगर हम अपनी मार्केट्स को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। आत्मनिर्भर इंडिया की बात करना चाहते हैं। मैं 2-3 रेफरेंस पॉइंट है मृत्युंजय जी यहाँ पर वो बोलना चाहूंगा कि हमारा जो इंडिया है ये वर्ल्ड रैंकिंग में 79th रैंक पर आ गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और 7th आ गया प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लेकिन उसी रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारी मार्केट्स जो हैं खासकर कमोडिटीज मार्केट काफी शैलो हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी की जरूरत है। अगर ये वाली बात हमारे को वहां पर पहुंचना है, जैसा हमने 7th रैंक पे आए हैं और अपनी मार्केट को एक मेजर हब बनाना है, फाइनेंशियल हब बनाना है, तो हमारे को कॉस्टिंग की तरफ इसका ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन एक चीज और वाधवा जी कि क्या आपकी भी डिमांड पूरी तरह से कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हटा लेने की है, या अगर उसको थोड़ा कम कर दिया जाए तो इस पर भी आप मान जाएंगे? आपकी मांग एक्चुअली है क्या, हटाने की है या कम करने की है? मृत्युंजय जी इसमें सबसे पहला हमने ये कहा है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये होगी कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए। अच्छा। क्योंकि 600 करोड़ रुपया सिर्फ हम कलेक्ट करते हैं और इसका पोटेंशियल इतना बड़ा है कमोडिटीज मार्केट का कि ये सबको पता है इसका टोटल जो दायरा है कितना बड़ा हो सकता है। कोविड से पहले हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए इसका 40% जो शेयर है वो कमोडिटीज मार्केट से आना है। अच्छा। तो अगर हमारे को वहां उस लेवल पे जाना है
तो हमारे को इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। जैसा आपने पूछा मेरे से कि हमारी डिमांड क्या है, तो हमारा पहली डिमांड ये है, पहला हम चाहेंगे कि इसको टोटल अबॉलिश करा जाए, क्योंकि इतने बड़े बजट के अंदर 600 करोड़ की क्या अहमियत है और जिसमें इतना पोटेंशियल है मार्केट में। गवर्नमेंट वैसे भी आप देखिए कि कई स्कीम्स दे रही है प्रमोट करने के, PLI स्कीम आई या दूसरे इंडस्ट्री को, तो हमारी चाह है कि ये वाली बिल्कुल अबॉलिश करा जाए। सेकंड अल्टरनेट हमने ये दिया है कि अगर आप पूरा नहीं हटा सकते, कहीं कंस्ट्रेंट है, तो हमारे को 80 दे दिया जाए, जो कि पहले 2013 के अंदर या 2008 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था STT, तब ये लाया गया था कि भाई इट शुड बी ट्रीटेड एज ए एडवांस टैक्स रादर देन ए एक्सपेंसिव। ओके, आखिरी सवाल आपसे वाजवा जी, कि इस बार के बजट में सिर्फ आपकी डिमांड CTT को लेकर ही है या इसके अलावा भी कुछ और चाहते हैं आप, और कुछ प्रपोजल दिया है आपने? नहीं, हमारा बेसिक डिमांड जो है वो यही है, और हम दूसरा ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड हो गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ईज ऑफ ट्रेड जो है, उसके ऊपर भी जरूर नजर डाली जाए। ऑल्दो हमारा जो रेगुलेटर है बड़ा प्रोएक्टिव है, हमारे को सुनता है, बट हमारी ये है कि ईज ऑफ डूइंग की तरफ जो है हम जरूर ध्यान दें। इस मार्केट में ऑन बोर्डिंग करना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत जरूरी है कि ईज ऑफ बोर्डिंग हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हिंड्रेंसेस है उनको खत्म किया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वाधवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस बार बजट में आपको कितनी उम्मीद है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हटने की या घटने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है आकाश का। पूछिए आकाश। सर मेरा सवाल मेंथा ऑयल पे है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि फरवरी लास्ट तक 1100 का लेवल मेंथा में देखने को मिलेगा? अच्छा, फरवरी लास्ट तक क्या 1100 का लेवल मेंथा में देखने को मिलेगा? बताइए सुनंद जी, क्या लगता है आपको? देखिए, बात अगर मेंथा ऑयल की करें तो 1100 आने का उम्मीद अभी एक्सपेक्टेंसी है। एक तो क्या, अगर फार्मा इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा तो हमें काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगा। 1000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, अगर वो आने वाले दिनों में लेवल ब्रेक हो जाता है तो 1050 लेवल्स और 1100 के लेवल्स पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जा सकता है। तो ओवरऑल अगर आप सिंस आपने 1 महीने तक का भी आउटलुक दिया है तो मेरा मानना है कि 1100 तक का एक्सपेक्टेशंस है। ओके, ये राय है आपकी, इस पर आप नज़र रखें और क्या करना है। चलिए अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मैंने कॉपर किया, मैं चलती गाड़ी में सवार हुआ था, तब भी मेरे तो पैस नहीं पड़ा मामला। मैंने 21 रुपए 75 पैसे में 10 लॉट खरीदे, वो डाउन आ गया, क्या किया जाए? बताइए हिमांशु जी, क्या करना चाहिए कॉपर में अभी? मृत्युंजय जी, बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में स्पेशली अगर कॉपर और जिंक की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। फिलहाल मेरी इनके लिए सलाह रहेगी कि यहाँ पर 606-607 रुपए का इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस लगाएं। चार्ट सेटअप को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि 615-608 रुपए की रेंज में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 605 रुपए के नीचे यहाँ पर कीमतें फिसलती हैं तो ये जो करेक्शन है वो और बढ़ सकता है और वहां पर 580-585 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 605 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, 605 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप करने की ट्रेड को रखें। अगला सवाल है बिहारी लाल का। पूछिए बिहारी लाल जी। सर CPO बाइक किया 950 पे, कहाँ तक स्टॉप लॉस लगाना सर? अच्छा, क्रूड पाम तेल में आपने बाइंग की है, आपने खरीदा है, बताइए क्या करना चाहिए सुनंद जी इनको? क्रूड पाम तेल में तो उनके सेलिंग की मैं रिकमेंडेशन दूंगा। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन लिया है तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे एग्जिट करा लीजिए, बिकॉज अभी मार्केट का ट्रेंड तो काफी कमजोरी पे है। तो अब अगर आपको शॉर्ट कवरिंग मिल रहा है 952-953 के लेवल्स के आसपास, वहां पे एग्जिट करा लो। 956 पे अच्छा एक सेलिंग लेवल बनते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 972 के आसपास रख सकते हो और टारगेट नीचे 920 के आसपास। मेरा राय इसलिए मैं सेलिंग में अभी भी हूँ क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में बात करो तो मलेशिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसके वजह से मार्केट में काफी डिमांड इम्पैक्ट हो गया। तो उस वजह से पूरा वेजिटेबल कॉम्प्लेक्स पे काफी प्रेशर देखने को मिला है, जिसके वजह से आने वाले दिनों में मंदी देख सकते हैं। तो मेरा राय है कि ऊपर के लेवल से एग्जिट करा के सेलिंग लेवल पे आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है सुशील का। पूछिए सुशील जी। मृत्युंजय जी, मेरा सवाल ये सोया तेल
1 तारीख को जो 1234 रुपए था वो 1134 रुपए होने को तैयार है। 1 लाख रुपए एक लोट में लोगों के लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है सर, ध्यान दीजिए। खत्म हो रहा है काम एनसीडीएस का, मर जाएंगे लोग इसमें। इस तरह तो आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दाम कम नहीं होने चाहिए थे? दाम तो कम होने चाहिए, लेकिन एक कदम ऐसे। अच्छा, आप कह रहे हैं एकाएक दाम क्यों कम हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, बताइए सुनंद जी, इतनी तेज गिरावट क्यों? सोया तेल में भी पाम ऑयल तेल की तरह काफी गिरावट देखने को मिला है ग्लोबल मार्केट्स के वजह से, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट में जो वेजिटेबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है उस पर इम्पैक्ट हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड अगर बात करूं तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। जो गिरावट हमें सोया तेल में देखने को मिला है वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर बात करें तो ब्राजील और अर्जेंटीना में इस साल का जो सोया तेल और सोयाबीन का जो डिमांड और उत्पादन एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ा कमजोर पड़ने वाला है, क्योंकि काफी जगहों पे ड्राइनेस है। और अभी रिसेंट वाजदे मंथली रिपोर्ट्स देखेंगे तो यूएस में भी सोयाबीन के आंकड़े भी कमजोर दिखाई दे रहे हैं मंथ ऑन बेसिस पे। तो सोया तेल की राय में देखेंगे तो ये कमजोरी कुछ और दिनों के लिए ही देखने को मिलेगा। तो मेरा राय है कि 1100 लेवल तक ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां तक आने वाले दिनों में गिर सकता है। वर्स्ट सिनेरियो 1000 तक ही गिरेगा, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा जो जाएगा 1200 तक। ठीक है, अगला सवाल है दीनदयाल जी का, पूछिए दीनदयाल जी। सर मेरे तेल में 1127 रुपए में 10 लोट, क्या करना चाहिए? तेल को होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए? लेड में आपने किस भाव पर ट्रेड लिया है सर? 1127 रुपए में। नहीं, लेड का प्राइस तो वो नहीं है। ठीक, अच्छा सोया तेल के बारे में आप पूछ रहे हैं, ओके। 1127 पर आपने ट्रेड लिया है, बताइए सुनंद जी क्या करना चाहिए इनको? सोया तेल की बात करें तो सोया तेल में अभी फिलहाल तो थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्टेंसी है। पाम ऑयल के साथ साथ थोड़ा सा और प्रेशर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1100 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे राय है थोड़ा सा बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए। फंडामेंटल्स बुलिश है तो थोड़ा वो उसका इम्पैक्ट हमें शायद आने वाले हफ्तों में ही देखने को मिलेगा। कल के कारोबार के लिए हम सेलिंग की तरफ ही रहना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है रोहित का, मुंबई से हमारे साथ, पूछिए रोहित जी। हेलो जी पूछें। मेरा सवाल है हिमांशु सर से। हाँ, गोल्ड पे मैंने बाइंग की हुई मेरी 50-500 पे 5 लॉट। अच्छा, तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए? मैं रुक सकता हूँ कि अगले हफ्ते में ऊपर जाएगा तो मैं रुक सकता हूँ, तो क्या करूँ? बताइए हिमांशु जी, क्या सुझाव आपका, क्या इनको रुकना चाहिए अभी? मृत्युंजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में नियर टर्म में थोड़ी सी गिरावट बढ़ते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पर 48,600 का एक लक्ष्मण रेखा का लेवल है। अगर 48,600 के नीचे यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस फिसलते हैं तो मुझे लगता है कि 5 से 7% तक की गिरावट और आगे चल के देखने को मिल सकती है, जिस कंडीशन में 46,000 रुपए तक के लेवल्स या 45,000 रुपए तक के लेवल्स भी आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। फिलहाल मेरी इनके लिए सलाह ये रहेगी कि 48,600 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। अगर कीमतें उसके ऊपर निकलती हैं तो एक बार अपनी पोजीशन से एग्जिट हो, अनटिल एंड अनलेस ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। अगर एक ट्रेडिंग का नजरिया है तो उसके नीचे तेजी की पोजीशन में बने रहना एक गलत ट्रेड हो सकता है। और वापस से लोअर लेवल्स पर जहां पर सपोर्ट जोन्स आएंगे, आप ये जी बिजनेस का शो देखते रहिए, जहां पर अच्छे सपोर्ट लेवल्स आएंगे आप वापस से अपनी तेजी की पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है भूपेंद्र का, गंगानगर से हैं हमारे साथ, पूछिए भूपेंद्र जी। जी नमस्कार, पूछिए भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी पूछिए सर। कॉटन के बारे में जानना चाहते हैं कि कॉटन का और रेट बढ़ेगा या कम होगा सर? कॉटन का रेट और बढ़ेगा या कम होगा, बताइए सुनंद जी। देखिए कॉटन की बात करें तो कॉटन का ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट्स का भी है, जस्ट रिसेंट सिनेरियो ये भी मिला है वाजदे रिपोर्ट्स के कि ओवरऑल ट्रेंड काफी तेजी के देखने को मिलेगा। तो मेरा राय है कि अगर आपका पोजीशन ऑलरेडी बना हुआ है तो काफी अच्छा बने रहे। तो मुझे आने वाले दिनों में 21,500 के लेवल्स देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म बेसिस में 22,000 तक देख सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड कॉटन का बुलिश ही है। फंडामेंटल्स इंडिया और यूएस मार्केट्स का तो बने रहिए तेजी पे। ठीक है, ओके। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि बजट से किसानों की क्या उम्मीदें हैं। हम आपको रोज अलग अलग जगहों से किसानों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं कि किसान क्या चाहते हैं इस बजट में। तो आज हम आपको सुना रहे हैं कि लखनऊ के रसूलपुर गांव के किसान
आने वाले बजट से क्या चाहते हैं, और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता पवन सिंह सेंगर ने। आप हमें बताइए, आप किसान नेता हैं, किसानों के सुख दुख में साथ देते हैं आप। बजट आने वाला है, उस बजट से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? सर, जो बजट सत्र आने वाला है, किसानों की बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि देख रहे हैं अब की पूरा 2020 का जो साल रहा वो कोविड में रहा, किसान बहुत परेशान रहा। अब हमारी इतनी उम्मीदें हैं कि सबसे ज़्यादा जो बजट आएगा वो किसानों के लिए लाभकारी होगा, और हमें जो नई तकनीकी से खेती करने का जो विचार हम लोग कर रहे हैं वो हमारा अच्छा रहेगा, और बाजार मार्केट भी हमारी अच्छी रहेगी। यही हमको उम्मीदें लग रही हैं सरकार से। वैसे हम लोग तो बड़ी उम्मीद करते हैं सरकार से, क्योंकि किसान तो बहुत पिछड़ा हुआ है। अत्यधिक श्रम करने के बाद भी उसे कोई सही लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि सरकार आगे बढ़ कर के सबसे ज़्यादा हम लोगों की मदद करे, और जो बजट सत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सब्सिडी मुहैया कराए, जिससे किसान कुछ आगे बढ़ सके। आप यहाँ के किसान हैं, मशरूम की खेती आप कर रहे हैं, हमने देखा। किस तरीके से ये सोच आपके अंदर आई, और क्या सरकार से उसमें कुछ लाभ मिला, या सरकार से क्या चाहते हैं आप? नहीं, अभी तो हम मशरूम की खेती कर रहे हैं, अभी तो हम ट्रायल पे हैं, और आगे चल के सरकार से उम्मीद है कि इसमें हमें मदद करे लोन के लिए। तो ये किसानों की उम्मीदें हैं बजट से। लेकिन एक और खबर आपको बता दें कि NCDX पर स्टील का जो वायदा है उसको फिर से रिलॉन्च किया जा रहा है। 18 जनवरी को रिलॉन्चिंग होगी, और फरवरी, मार्च और अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लॉन्च होंगे। ट्रेड के लिए 8% शुरुआती मार्जिन देना होगा। 1 लाख रुपए के ट्रेड पर 1 रुपए की ट्रांजैक्शन फीस होगी। ये ताज़ा अपडेट नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, मैं गोल्ड में सेल के साथ जाना चाहूंगा। 49,050 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट पोजीशन में बनाया जा सकता है, और 48,700 48,600 तक के टारगेट्स यहां पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल सुनंद। मेरे कॉल है क्रूड पाम ऑयल तेल पे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली करके चलना चाहिए, थोड़ा राइस मिलेगा तो 956 के लेवल्स पे आप सेलिंग करके चलिए। 974 तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, और टारगेट आप 920 तक आप रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल। जी, क्रूड ऑयल में यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 3830 3840 की जोन में खरीदारी करके चले जा सकता है। 3790 के स्टॉप लॉस के साथ 3940 3950 तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका, और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और कहां पर ट्रेड लिया जा सकता है।